यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हम क्या पढ़ रहे हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम शब्द अपने आप में ही बहुत बड़ा खतरनाक शब्द है। इस खतरनाक शब्द को बहुत ही सरल बनाने के लिए हम आए यहाँ पर, तो पढ़ाई देंगे। आए हैं तो, क्योंकि हम आए हैं तो हमारी खासियत यही है सरल बात। चलो, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को तो मैं बाद में सिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको पता है। मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पता है, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता। तो जो आपको पता है वो आपको नहीं पता, तो वो ऐसी क्या बात है जो आपको पता होने के बाद भी नहीं पता? उसको पता करने के लिए हम आपको बताएंगे कि क्या है बात आपको पता। देखो, चलो मैं एक बात लिखता हूं। तुमको भाग देना आता है? भाग देना सबको आता है? अच्छा, 9 का भाग दोगे अगर आप मान लो 36 में, दे दोगे बहुत सरल है, दे देंगे। आप एक काम करो, आप भाग दो 7 का। किसमें दे? भाग दो आप 7 का 29 मिल लो। चलो, भाग दे दोगे भाई साहब? ये भी दे दोगे? आप एक काम करो, भाग दे दो, चलो 6 का भाग। पर ये कंफ्यूज हो रहा है, अभी कंफ्यूजन दूर कर देंगे आपका। यहां तक बात आ गई समझ में? सिंपल है। 9 चौका 36, 9 4 जा 36। तो सिंपल का सिंपल आ गया, 9 चौका 36, बच गया क्या? समझ में आ गई बात? तो ये भाजक है, ये भाज्य है। भाजक का भाज्य में भाग दिया 7 चौक 28, 7 चौक, पीछे क्या बच गया? शेषफल 1 बच गया। ऐसे लिख सकते हो, दिक्कत नहीं। ओहो, ये तो दिक्कत हो गई सर। अब सर 6 का 12 बोलते हैं तो हम तो ये जानते हैं कि 6 एकम 6। हम ये जानते हैं सर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18। अरे लेकिन आप नीचे क्यों जा रहे हो भाई? 6 12 18, आप नीचे क्यों जा रहे हो? तो मैंने क्या करूं? बोल सर, आप अगर यहां से शुरू करोगे ना तो ये तो चाहिए ही नहीं अपने को, तो 6 से छोटा चाहिए, 6 से छोटा चाहिए। मैंने कहा 6 से छोटा चाहिए तो एक काम कर, 1 के पहले क्या आता है? बोल सर 0 आता है। तो 6 गुना 0 भी तो होता है, होता है नहीं होता है? तो 6 गुना 0 क्या हो गया? 0। अब 0 तो 5 से छोटा है नहीं है? हाँ सर, 0 5 से छोटा है ना? 5 बड़ा है, 0 छोटा है ना? इसमें पढ़ने का क्या? 0 से कर देंगे भाग। 6 0 6, 6 एकम 6, ऐसे समझ में आ गया ना? तो 6 का भाग किसमें दिया? 6 को 0 से गुणा किया। तो 6 को 0 बार किया तो कितना आ गया? 0 आ गया। कोई भी संख्या हो उसको 0 बार करेंगे तो 0 ही आएगा। शेषफल कितना बच गया? सर 0 में से किसी को घटाओगे तो भी तो 0 ही आएगा। शेषफल कितना बच गया? प्लस का 5, प्लस का 1, 0। तो जिसका मतलब 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। बेटा इतनी बात आ गई नहीं समझ में? बोले सर हम ये भी बता सकते हैं, क्योंकि हमको इतना भी पता है, हमने बचपन में पढ़ा था कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको ये भी लिख सकते हो। ये तो जो होता है ना, ये भाजक होता है सर। भाजक क्या होता है? ये और अंदर होता है भाज्य। क्या होता है? और इधर होता है सर भाग फल। क्या होता है? भाग। और नीचे बचता है जो होता है सर शेषफल। क्या होता है? शेषफल। बेटा इतनी बात आई नहीं आई समझ में? आ गई? अब देखो, यहां पर मैं कहता हूं कि भाजक को गुणा कर दूं किससे? भागफल से। भागफल से, और उसमें शेषफल जोड़ दूं, उसमें शेषफल
तो मुझे मिलेगा क्या? बोले सर आपको तो भाज्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? भाज्य मिल जाएगा। भाज्य मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा भाई? क्या नहीं मिलेगा बताओ? बोले सर मिल जाएगा। तो आप एक काम करो, चेक करके दिखा दूं? चेक करके दिखा दूं? हाँ सर। ध्यान दो, मैंने क्या कर दिया भाई 36 लिख दिया, क्योंकि भाज्य यहाँ पे क्या है 36 है। अब क्या कर दिया 36 बराबर में भाजक क्या है 9 को गुणा कर दिया किससे? भागफल कितना है 4, उसमें क्या जोड़ दिया 0। तो आ गया नहीं आ गया 36 बराबर 36? बोलो आया नहीं आया समझ में? आ गया। आगे देखो सर, फिर से एक बार, ये तो 29 भी तो सर ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 7 गुणा 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 29 बराबर हो जाएगा 7 चौक 28 प्लस 1, तो 29 बराबर कितना आ गया 29। बोले सर ये भी बात समझ में आ गई हमारे तो। अच्छा अभी मैं तुमको यूक्लिड विभाजन के बारे में नहीं, अभी तो मैं सोच रहा हूँ भाग कैसे देते हो बता रहा हूँ मैं आपको, अभी बात आ गई समझ में। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया, आप कह रहे हो कि 5 चाहिए मुझे, सही है सर, गुणा 6 को 0 से करा प्लस उसमें 5 जोड़ दिए, तो इसका मतलब हो गया सर 5 बराबर का चिन्ह और 6 को 0 से गुणा किया तो 0 प्लस का 5 प्लस का 5 आ गया सर। ये तो ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा 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 अच्छा, ये बात समझ में आई नहीं आई? अच्छे से आ गई? पक्का आई नहीं आई? बोलो पक्का आ गई? ये बात समझ में आ गई तो आपको एक बात दिख रही है यहाँ पे, मैं देखो दूसरा मार्कर काम में ले रहा हूँ जिससे आपको बात समझ में आएगी। देखो एक तो है 9, एक है 36, एक है 7, एक है 29, एक है 6, एक है 5। तो हर कंडीशन में अपने को ये पता चल रहा है कि ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे ना, वो किसके लिए लगाएंगे? दो धनात्मक संख्याओं के लिए। किसके लिए लगाएंगे? दो धनात्मक संख्याएं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। और आप जानते हो कि धनात्मक संख्याएं क्या होती है? 1 2 3 4, मतलब जीरो के राइट हैंड साइड में जितनी भी संख्याएं होती है सभी धनात्मक संख्याएं होती है। इसका मतलब सर सभी प्राकृत संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती है। हाँ, इसका मतलब हम इनमें जो भी लेंगे ना सभी प्राकृत संख्याएं लेंगे। तो बोले सर अब बताओ ना क्या होता है? तो मैंने कहा बेटा बताऊं, चलो अब देखो तुमको समझ में आ जाएगा। अब तुमको समझ में आ जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। देखो मान लो मैं कोई दो धनात्मक पूर्णांक लेता हूं, कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए भी ले लूं, कोई दो धनात्मक पूर्णांक है ए भी, मतलब कोई दो प्राकृत संख्या है 1 2 3 4, एक से लेकर अनंत के बीच में कुछ भी हो सकती है वो, एक और अनंत भी हो सकती है, एक और अनंत के बीच में कुछ भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। तो कोई दो धनात्मक पूर्णांक a, b के लिए, a, b के लिए, मतलब सर a, b के लिए मतलब आप कहना चाह रहे हो कि ऐसे कहना चाह रहे हो आप? ऐसे तो कहना चाह रहे, जैसे देखो, जैसे मान लो मैं कह दूं 4, मैं कह दूं 5, मैं कह दूं 9, ऐसे तो कहना चाह रहे हो ना? तो दो धनात्मक पूर्णांक के लिए कहना चाह रहे हो, तो दो धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या आएगा? अब एक तो सर शेषफल आएगा, क्यूशेंट बोलते हैं इंग्लिश में इसलिए क्यू से लिख दिया, और एक रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में तो इसलिए आर से लिख दिया। समझ में आ गया? तो भागफल और शेषफल आएगा। तो कोई दो धनात्मक पूर्णांक का अगर मैं क्या करूंगा? विभाजन करूंगा। क्या करूंगा? यूक्लिड विभाजन। क्या करूंगा? विभाजन करूंगा। तो मुझे क्या होगा? तो दो धनात्मक, तो मुझे क्या होगा? भागफल और शेषफल की बात करूंगा अब मैं, वही तो मिलेंगे दो चीजों का। अगर अपन विभाजन करें तो हमें क्या मिलेगा? भागफल और शेषफल मिलेंगे। तो कोई दो धनात्मक पूर्णांक a, b के लिए Q व R
2 क्यू आर मतलब क्यू मतलब भागफल, क्यू मतलब भागफल, आर मतलब शेषफल। तो के लिए क्यू है आर 2 अद्वितीय, अद्वितीय मतलब अद्वितीय मतलब स्पेशल, एक ही है, ये यूनिक है। 2 अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक। भाई कोई 2 धनात्मक पूर्णांक a, b के लिए q व r 2 अद्वितीय संख्याएं, अद्वितीय संख्याएं या अद्वितीय पूर्णांक, अद्वितीय पूर्णांक भी बोल देंगे इनको, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, मतलब कि आगे क्या आएगा, कि आगे क्या आएगा, यहां तक तो समझ में आ गया सर। कोई 2 धनात्मक पूर्णांक, कोई 2 धनात्मक पूर्णांक a, b, a, b के लिए q r, तो यहां से देखो 2 दूनी 4, तो q r 5 एकम 5 बच गया 2, q r 9 को 0 से करा, 9 0 0 बच गया 6, तो क्यू आर तो क्यू आर इस प्रकार है कि क्या है भाई, हम जानते हैं कि भाज्य किसके बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यही तो लिखूंगा, यही तो बात लिखूंगा। इस प्रकार है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर a, b लिया, q व r 2 धनात्मक पूर्णांक, इस प्रकार बी क्यू प्लस आर, अब वो कह रहा है कि अब देखो आप एक बात बताना, अब एक बात बताना, ये जो r है ना, ये r या तो 0 है या क्या है, 0 से बड़ा है। तो जो r है वो क्या है, या तो 0 है या क्या है, बड़ा है 0 से, तो दोनों बात आएगी। जब चिन्ह ऐसा आ जाए ना, बराबर और बड़ा का, तो भाई जैसे जिधर मुंह खुला हुआ है, इधर मुंह खुला हुआ है तो इधर मैंने लिख दिया r, तो और इधर लिख दिया जैसे 0, तो मैं सबसे पहले तो इसका मतलब तो ये हुआ कि r बड़ा है हमेशा 0 से। इसका मतलब हो गया कि r 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, मतलब r का मान 0 1 2 3 4 5 है, तो r का मान एक पूर्ण संख्या हो सकती है, r का मान एक पूर्ण संख्या होती है। तो q व r 2 पूर्ण संख्याएं, 2 पूर्णांक की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, पूर्ण संख्याएं, 2 पूर्ण संख्याएं। अब समझ में आ गया पूर्ण क्यों लिखा, इसलिए पूर्णांक लिखा था मैंने, अब समझ में आना जरूरी है पूर्ण क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि उसका मान 0 भी हो सकता है, तो पूर्ण क्या होता है, जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलता है वो पूर्ण होता है। तो इसका मतलब हो गया r जो है वो क्या है, 0 से तो बड़ा है या 0 के बराबर है, लेकिन हमेशा छोटा होगा, लेकिन हमेशा छोटा होगा क्या, देखो r से छोटा है क्या, देखो ये r ही के बाद, हाँ r तो छोटा है b बड़ा है, r तो छोटा है b बड़ा है, r तो छोटा है b बड़ा है, फिर देखो बेटा आ रहा समझ में, r क्या है, छोटा है, b क्या है, बड़ा है। तो अगर r और b की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा, b बड़ा है तो b की तरफ मुंह बड़ा आएगा ना, b बड़ा है तो b की तरफ मुंह बड़ा आएगा, और r छोटा है तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, b। बोला आया नहीं आया समझ में, यही तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, यही तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। समझ में आ गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, समझ में आया नहीं आया, पक्का का आशा, अरे पक्का आया होगा, पक्का आया होगा यार, मुझे पता है आया होगा 100%। आगे देखते हैं और बात क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो समझ में आ गया आपको क्या होती है। अब बात आती है कि सर ये यूक्लिड विभाजन समझ में आ गया, ये शब्द क्या है इसको बताओ ना। तो ये क्या है कि बेटा है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये है ना क्या है कि यूक्लिड नाम का एक व्यक्ति है, यूक्लिड नाम का एक व्यक्ति है क्या, अरे यार चाय ले। तो देखो बच्चों ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब क्या बताऊं मैं आपको इसमें, हाँ देखो कुछ और बताता हूँ, जैसे
एल्गोरिथम कि ये एल्गोरिथम क्या है सर? तो एक 9वीं शताब्दी के अंदर एक गणितज्ञ थे। 9वीं शताब्दी में एक 9वीं शताब्दी में एक गणितज्ञ थे। गणितज्ञ कौन थे? मोहम्मद अल ख्वारिज़्मी। कौन थे? मोहम्मद अल ख्वारिज़्मी। मोहम्मद अल ख्वारिज़्मी। ख्वारिज़्मी ख्वारिज़्मी अल ख्वारिज़्मी नाम के एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे। अल ख्वारिज़्मी के नाम पे ये एल्गोरिथम आया। समझ में आ गया? तो 9वीं शताब्दी के जो गणितज्ञ थे ना, अल ख्वारिज़्मी, मोहम्मद अल ख्वारिज़्मी के नाम से। ठीक है। अब ये जो एल्गोरिथम है, क्या एल्गोरिथम जो है, ये एल्गोरिथम जो है ना, यही प्रमेय का है। यही क्या है? प्रमेय का है। अब प्रमेय का क्या है? प्रमेय का क्या है? गणित का सिद्ध किया हुआ कथन है। क्या है? गणित का सिद्ध, मतलब गणित के अंदर, गणित में सिद्ध किए हुए कथन होते हैं, स्टेटमेंट,